बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वो ख़बर आ गई है जिस खबर का सबको इंतज़ार था, और ख़बर ये है कि ईद के बाद तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान इस बड़ी तहरीक में शामिल होंगे। मौलाना साहब ने रात गए एक हंगामी मुलाकात की है, और इस हंगामी मुलाकात में तबले जंग बजाते हुए तमाम मसाइल की जड़ एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया है, और ये भी कह दिया है कि ये जाली असेंबली है, फॉर्म 47 की असेंबली है, और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर को नाअहल करार देते हुए कहा है जी कि ये मास्टर हैं असेंबलियों को खरीदने में। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। ये मौलाना फजल रहमान अचानक से कैसे जाके और क्या तहरीक चलने जा रही है ईद के बाद, और क्या मैसेज दिया गया है हुकूमत को कि अब आपका तख्ता उल्टेगा। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक और बड़ी जो हिमायत है वो हासिल हो गई है, और ट्रंप ने जी कुछ फैसले किए हैं जिसके बाद आलमी मंजरनामा भी बड़ी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो चुका है। और ईद के बाद जब ट्रंप इस खिते का रुख करेगा तो उसमें भी कुछ बड़े बड़े जो फैसले हैं वो होने जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल से ये जो मुंतखब हुकूमत, ये जो रजीम है, ये सख्त परेशान है, क्योंकि इमरान खान को मुसलसल मैसेजेस पहुंचाने के बावजूद, इमरान खान साहब की मिन्नत तरला करने के बावजूद इमरान खान इन्हें किसी तौर भी एनआरओ नहीं दे रहा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताऊं, एक गैर मामूली मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान ने रात के कुछ सहाफ़ियों से, और ये आम तौर पर इस तरह से देखा नहीं गया। मौलाना फजल रहमान इतनी हंगामी तौर पर सहाफ़ियों को बुलाएं और मुलाकात करें, और इस मुलाकात में जो एक तबीयत होती है मौलाना फजल रहमान की आम उसमें डेली लाइफ रूटीन में, ये जितना भी ज़्यादा प्रेशर आए, जितने भी फैसले हों, उससे हट कर इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, और वो मुसलसल गुस्से में रहे हैं। और फिर उसके बाद ये मुलाकात बुलाना और अपनी जो एक गुस्सा है उसका इजहार करना, और यकीनी तौर पर जो इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं दहशतगर्दी से मुतल्लिक, केपी की जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, पार्टी के अंदर से मौलाना फजल रहमान के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। ना सिर्फ पार्टी बल्कि अवामी सतह पर भी उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कुर्बतें हैं वो मौलाना फजल रहमान अब कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कुछ गुफ्तगू भी की है। इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त वो गुस्से में क्यों हैं, और ईद के बाद तहरीक का जो इंदिया है वो उनकी जानिब से दे दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है उस तरह से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन एक बात जो उनसे मुलाकात हुई है, ये चीज़ एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि ईद के बाद पीटीआई के साथ अगर नहीं भी चलते तो तहरीक ज़रूर चलाई जाएगी मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और खैर पीटीआई के साथ मिलकर ही ये तहरीक होगी, और ये तहरीक इस तरह से अब नहीं होगी जिस तरह से पहले इमरान खान साहब के जो एहतजाज वगैरह हैं आप देख रहे हैं, और हमारे जहनों में ये आता है कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान के साथ मिलकर सड़कों पर निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये तहरीक का आगाज़ होगा, और ये तहरीक बड़े सतह के ऊपर जो है वो जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने जी अपनी इस गुफ्तगू के अंदर सारी मसाइल की जड़ एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया है जी। उन्होंने कहा जी कि मुल्क में सारी खराफात की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। आसिफ जरदारी पूरी सूबाई असेंबली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखता है। इमरान खान पॉपुलर है, पॉपुलर लीडर्स को एस्टेब्लिशमेंट कभी पसंद नहीं करती। ये मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू की है। अब इस तरह की गुफ्तगू जी एटलीस्ट मैं तो इमरान खान साहब से मुतलिक, एस्टेब्लिशमेंट से मुतलिक और इस मुंतखब हुकूमत से मुतलिक पहली मरतबा सुन रहा हूँ जी, जब से ये गुज़श्ता 3 साल के दौरान, हालांकि पीडीएम के सरबराह मौलाना ही थे जब इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद आई, लेकिन अब ये खुद मान रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, और पॉपुलर लीडर को एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। इसी वजह से इमरान खान को हटाया गया, और हमें जो है वो सामने कर हमारे कांधों के ऊपर बंदूक रख के एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो सारे काम है वो किए, और अब भी ये मुंतखब हुकूमत जो है वो फेस बन रही है, और पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। और इन सारी चीज़ों की जो जड़ है, सारी खराबियों की जो जड़ है वो एस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें इस मुदाखलत को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जी आसिफ जरदारी जो कि मिस्टर 10% के हवाले से भी मशहूर हैं, उनके हवाले से भी मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया है कि आसिफ जरदारी पूरी सूबाई असेंबली और ऐवान सदर खरीदने की जो सलाहियत है वो रखते हैं, और ये काम वो बखूबी पिछला अगर 3 साल का दौर आप देखें तो उसमें उन्होंने अदा भी किया है। फिर जी मौलाना फजल रहमान ने मजीद क्या कहा है
موجودہ ملکی صورتحال میں آصف زرداری انجوائے کر رہا ہے۔ آصف زرداری ملک کی واحد شخصیت ہے جو ایک صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر جی انہوں نے کہا کہ دھاندلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی، وزیراعظم صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ تو دھاندلی کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، 8 فروری کے اور چنتخب حکومت فارم 47 کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان جی کھل کر انہوں نے بات کر دی اور کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، ایک تو وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی میس لیول کے اوپر، اور یہ دھاندلی کس نے کی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وزیراعظم صدر اور محسن نقوی یہ سب جس منصب پر انہیں بٹھایا گیا یہ سب نااہل ہیں اور ہر شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہوا ہے۔ اس پورے سسٹم کو انہوں نے کرپٹ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ تو اس سے جی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کس قدر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ غصے میں ہیں، اور ان کی غصے کی وجہ کیا ہے؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے اور عوامی سطح پر اس وقت ان کے اوپر بھرپور پریشر ہے، اور پریشر ہے عوامی تحریک چلانے کے حوالے سے۔ ان کی جماعت کے اندر اختلافات بھی موجود ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو یہ مشہور ہے جی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ سائڈ جیتے گی تو یہ اس سائڈ پر جاتے ہیں، اور ہمیشہ حکومت میں یہ رہے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کے اندر سے جو چیزیں ہیں، یعنی کہ عوامی سطح کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے پارٹی کے اندر سے بھی، وہ یہ مجبور کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ اب اگر خود کو بچانا ہے، اپنی جماعت کو بچانا ہے، اپنی سیاست کو بچانا ہے، تو پھر ہم نے نکلنا ہوگا، کیونکہ اسی عوام کی حمایت کے ساتھ ہی ہم اپنی سیاست کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں، آگے چل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہماری جو ایک سیاسی ساکھ ہے وہ رہے گی۔ اور اس وقت جو عوام کی نبض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ مطلب 10 سال اس سسٹم کو چلا لیں، لیکن عوام کے مائنڈ سیٹ اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس سسٹم کو، سارے کے سارے سسٹم کو وہ گرنا ہی گرنا ہے۔ عوام کے اندر جو شعور عمران خان نے دے دیا ہے، عوام اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ وہ سارے پریشرز ہیں جس نے مجبور کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو کے پی کی صورتحال ہے، جو وہاں پر، اور ایون بلوچستان کی جو صورتحال ہے، تقریباً کوئی 2 دنوں کے اندر جو بلاسٹ وغیرہ وہاں پر ہوئے، جو اٹیکس وغیرہ وہ وہاں پر ہوئے، پھر جیلم کے حوالے سے بھی 2 شخصیات کا کہا گیا جی کہ ان کو جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، مفتی صاحب جو تھے مفتی شاکر صاحب، ان کو جس طرح سے جو ہے وہ بلاسٹ کے اندر ان کی جو ڈیتھ ہوئی، تو یہ وہ سارے عناصر ہیں، ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور پھر جو ایک پریشر ہے، یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان کو مجبور کر رہی ہیں کہ اب انہیں ریئیکٹ کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اور ان کی جو غصے کی وجہ تھی، کیونکہ ایسا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا جی کہ مولانا فضل الرحمان اتنے غصے میں تھے، اور تھرو آؤٹ اس گفتگو کے دوران وہ غصے میں رہے، اور انہوں نے غصے میں یہ جو ساری باتیں ہیں وہ کی ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب جانا چاہتے ہیں، اور گراؤنڈ لیول پر بھی اور اوپر لیول پر بھی ہم ان کے قریب جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ پکا اتحاد چاہتے ہیں۔ اور اس میں بیچ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ دے دیں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، تو جس سیٹ پر بھی پی ٹی آئی نے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور ہمارے امیدوار کو سپورٹ کیا، تو وہ ہم نے جیتنی ہی جیتنی ہے، ادروائز ہم جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑی حمایت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہاں پر کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے موقف کی بھی یہاں پر تائید کی ہے، اور اب یہ خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے 8 فروری کو وہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے۔ اس کے علاوہ جی مولانا صاحب نے مزید کہا کہ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو ملک کہاں گیا، آصف زرداری انجوائے کر رہا ہے۔ اور یہ جی انہوں نے گفتگو کی۔ پھر مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں کرتے رہے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں سوچ رہی؟ وزیراعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے۔ ایون کہ ان کی اپنی بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو بات کی مولانا فضل الرحمان نے کہ حکومت ہمیں افطار کی دعوت دے رہی تو مسائل کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہی؟ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہم پر تنقید نہ کریں، ہم آپ پر تنقید نہیں کرتے، آپ ہمارے خلاف یہ چیز نہ کریں، ہم یہ چیز نہیں کرتے، یعنی کہ یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہیں جی کہ آپ ہمارے خلاف کچھ نہ کریں، عوام کا نہیں سوچ رہے۔ اور میں آگے چل کر مہنگائی کی بھی صورتحال آپ کو بتاتا ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں جو ہے وہ کم نہیں کی گئی، اس پر میں آگے چل کر ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ تو مولانا
फजल रहमान ने जी ये भी क्लियर कर दिया कि ये मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आकर मिलें, और मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाखबर हल्कों का ये दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी इस चुनतखब हुकूमत को पैगाम पहुंचाया, अगर मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ मिल जाते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर जो है वो आप अपना जो बोरिया बिस्तर है उसी वक्त आप पैक कर दें। बहरहाल जी मौलाना फजल रहमान ने भी अभी ज़रा देर ही कर दी है, उनको पहले पीटीआई के साथ आना चाहिए था, लेकिन खैर अभी चूंकि इमरान खान साहब तहरीक नेक्स्ट मंथ चलेगी ईद के बाद अप्रैल के महीने में, उसमें अगर मौलाना फजल रहमान शामिल होते हैं तो ये इस हुकूमत के जो अप्रैल जो है वो डिसाइसिव महीना है, और अप्रैल में आलमी सतह पर भी बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं, बड़े जो फैसले हैं वो होते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने पहले ही अप्रैल का जो महीना था वो चुना था जी। ये जी मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा कि अमजीद वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट कठपुतली है, मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया। आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ जी कि एक और ये जो शरीफ ख़ानदान है जी, इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से महंगाई के लेकर जो है वो क्या किया जी। 13 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल की कीमतों में कमी जो है वो अवाम का हक था, क्योंकि आलमी सतह पर कीमतें कम हुई थीं, लेकिन शहबाज ने अपने करिंदों की नाकामी की सज़ा रमज़ान मुबारक में अवाम को देना ज़रूरी समझा और पेट्रोलियम लीवी में इजाफा कर दिया। बताया जाता है कि इस बारे में बड़े मियाँ साहब नाराज़ भी नहीं हुए, यानी कि पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ करना तो बड़े मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ के हवाले से ये मीडिया कैंपेन चलाएगी जी कि वो बड़े नाराज़ हैं, और भाई आपकी हुकूमत है, अपने भाई को कहेंगे फिर वो क्यों बढ़ाता है कीमतें। तो ये आपस में नूरा कुश्ती है इनकी, जो अवाम समझ चुकी है। तो अब भी महंगाई के हवाले से इन्होंने ये किया कि मतलब आलमी सतह के ऊपर कम हो रही हैं, फिर भी आप कीमतों को कम नहीं कर पा रहे, तो ये इनकी नाअहली है। आगे चलते हुए जी आपको इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी गवाही सामने आई है। मौलाना तारिक जमील साहब जो है आलम दीन हैं जी, उन्होंने वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें वो ये गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं जी कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर अडयाला जाकर इससे मिलने का मौका मिला तो कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तुमने तारीख बदल दी। तो ये मौलाना तारिक जमील जो हैं उनके इमरान खान साहब के हवाले से अल्फाज हैं। आखिर में जी आपको ट्रंप के हवाले से भी कुछ डिटेल्स बताता चलूँ जी कि आलमी जो मंजरनामा है वो भी बड़ी तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है। एक तो यूक्रेन और रूस वाला जो मामला है वो बहुत जल्द सेटल होने जा रहा है, बड़ी करीब मामलात पहुंच चुके हैं। दूसरा जी ट्रंप ने जो है चूँकि ये ऐलान उसने किया था, उसकी प्रायोरिटी में था जी कि जंगें जो है उसने ख़त्म करनी है, तो यमन में भी उसने फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया है जो हौसी हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ जो अटैक्स हैं वो होते हैं, और उनको भी ये तनबीह कर दी है कि अब आपकी भी ये जो अटैक्स हैं वो ख़त्म होंगे। एक तो ये डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जी ईरान की अमेरिका की जानिब से एक जो वार्निंग है वो दी है, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो इस खित्ते की जानिब आ रहा है। बहरहाल जी अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है आलमी सतह पर कि रूस, चीन और ईरान का जो एक ब्लॉक है वो बन रहा है, और इन तीनों ममालिक के अहम नुमाइंदों ने एक मुलाकात की, और पहली मरतबा इस तरह से इस मुलाकात के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि अमेरिका जो कि चौधरी बना हुआ इस पूरे खित्ते का, उसको नज़रअंदाज किया गया, और रूस और चीन इस वक्त ट्रंप का जो रूस के साथ कुर्बतें बढ़ाने का भी जो मकसद था वो यही था जी कि ये चीन के साथ करीब ना हो, और अगर ये दोनों करीब हो जाते हैं तो हम इनका को कम्पीट जो है वो नहीं कर सकते। और फिर अगर चीन और रूस और ईरान अगर मिलते हैं, ईरान के पास जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, रूस के साथ जो रिसोर्सेज है वो चीन के साथ मिलते हैं, और इस खित्ते को मिलाते हैं, तो अमेरिका की जो अजारादारी है वो ख़त्म होती है। तो ईरान इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान है वो भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इस्लामी ममालिक में वाहिद कंट्री है जी जो कि एटमी कुव्वत है। और रूस, चीन और ईरान का जो अगर ब्लॉक बनता है तो इसमें ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं तो ईरान को फिर उन पाबंदियों से कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और चीन के साथ जो वो कुछ डायलॉग्स वगैरह कर रहा है इन रिसोर्सेज के हवाले से, वो जो है ऑयल जो है चूँकि उसके ऑयल के ऊपर पाबंदी है, इवन के पाकिस्तान ईरानी ऑयल जो है वो नहीं ख़रीद पाता, ब्लैक में जो है वो आता है, और अगर पाकिस्तान ईरान से ऑयल ख़रीदना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें ऑलमोस्ट आधी से भी कम जो है वो हो जाएंगी, लेकिन चूँकि पाबंदियाँ और दीगर मामलात हैं तो नहीं ख़रीद पा रहा। तो ईरान अपना जो ऑयल है
یا دیگر جو قدرتی وسائل وغیرہ وہ سیل آؤٹ کرتا ہے چائنا کو، تو یہ ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ ہوگا. اور اگر یہ بلاک بنتا ہے اور یہ بلاک مضبوط ہوتا ہے تو پھر مزید جو اجارہ داری ہے، ایون کہ جو گلف کنٹریز ہیں، سعودیہ، یو اے ای وغیرہ، ان کو بھی ایک بہت بڑا جو ڈینٹ ہے وہ پڑے گا. تو یہ بھی بہت بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ عالمی سطح پر ہو رہی ہیں. تو اس پر مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.